हैं, कैसे हैं आप सभी। तो आप सबका स्वागत है मेरे आरती नर्सिंग ऑफिसर चैनल में। और तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे एमएसएन का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 6 में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। हम लोग एडीएच देखे थे, डिजीज रिलेटेड टू सिक्रेशंस ऑफ एडीएच। और उसमें हम लोग देखे थे सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट और डिजीज कंडीशन। और उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। तो नेक्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज MSN एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? तो टुडे आवर टॉपिक इज डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है? डायबिटीज insipidus. Today our topic is diabetes insipidus. तो diabetes insipidus क्या होता है? First we will see the what is the diabetes insipidus. तो definition में हम लोग देखेंगे definitions में क्या देखेंगे? definitions में होता है कि डिक्रीज हो जाता है secretions of ADH, डिक्रीज। इससे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, decrease the secretions of ADH। और क्या होता है? इनसेंसिटिविटी होता है। क्या होता है? इनसेंसिटिविटी ऑफ ADH होता है। और insensitivity of ADH, antidiuretics, hormones that occur diabetes insipidus. डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्या देखेंगे हम लोग? या तो एडीएच सिक्रेशन कम हो जाता है या फिर जो एडीएच का इनसेंसिटिविटी हो जाता है, जिसके वजह से डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करता है। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं कॉजेस। पहले जी नेक्स्ट हम पहले कॉज देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये रेड कलर दिख नहीं रहा आप लोग को। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स। टाइप्स में देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स। क्या होता है? एक होता है आपका एक होता है आपका नेफ्रोजेनिक, एक होता है सेंट्रल और न्यूरोजेनिक। क्या फर्स्ट इज सेंट्रल और द न्यूरोजेनिक। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस डीआई का मतलब आपको समझ में ना, डायबिटीज इंसिपिडस। सेकेंड इज यहाँ पर और नेफ्रोजेनिक और थर्ड इज आवर साइकोजेनिक। क्या होता है? साइकोजेनिक। फर्स्ट इज आवर सेंट्रल जेनिक, सेकेंड इज आवर नेफ्रोजेनिक एंड थर्ड इज आवर साइकोजेनिक। अब नेक्स्ट एक एक करके हम लोग इसका इटियोलॉजी देखते हैं। तो एक ओवरऑल थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रल जेनिक में क्या होता है कि एडीएच जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सेंट्रल और न्यूरोजेनिक में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज द एडीएच, एंटी हार्मोन। इसमें क्या होता है? इनसेंसिटिविटी होता है, इनसेंसिटिविटी ऑफ एडीएच हार्मोन। क्या होता है? इनसेंसिटिविटी होता है एडीएच हार्मोन। थर्ड का क्या होता है? इसमें जो होता है वो थर्स्ट होता है, मतलब बार बार पेशेंट जो होता है साइकोजेनिक में बिहेवियर रिलेटेड होता है, बार बार पेशेंट को प्यास जैसे लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसका एटियोलॉजी देखेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज आवर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में पहले देखेंगे कि हम लोग सेंट्रल में क्या होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा ए में देखेंगे सेंट्रल में क्या होता है, क्या क्या कौन होता है। सेंट्रल में हम एक देख सकते हैं, एक ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो कि पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर। फर्स्ट इज आवर ट्यूमर। ट्यूमर में क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है। सेकेंड जो होता है वो इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में क्या हो सकता है आपका हेड, इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह होता है वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको आवर सेकेंड, थर्ड इज आवर डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होता है, किसका होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर। क्या होता है, पैरा वेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमिक इंजरी भी हो सकता है, इंजरी ऑफ हाइपोथैलेमिक, क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमिक। नेक्स्ट हम लोग का हो गया इंजरी ऑफ हाइपोथैलेमिक, और हेड इंजरी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हेड इंजरी भी हो सकता है। और एट्रोफी हो सकता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, क्या हो सकता है, एट्रोफी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम लोग देखेंगे कि इटियोलॉजी में फर्स्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे, जैसे हम लोग टाइप्स पढ़े थे सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक एंड साइकोजेनिक, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इटियोलॉजी में सेंट्रल में क्या क्या इटियोलॉजी होता है। तो सेंट्रल में हमारा हो गया फर्स्ट इज ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है। और सेकेंड इज आवर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कोई जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह होता है वो भी हो सकता है। डिस्ट्रक्शन होता है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई का, यहाँ पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट इज आवर इंजरी हो जाएगा हाइपोथैलेमिक का, और हेड इंजरी हो सकता है और एट्रोफी हो सकता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये हो गया मेरा सेंट्रल का इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेफ्रोजेनिक का इटियोलॉजी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और सेकेंड इज नेफ्रोजेनिक। क्या हो गया, बी इज नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक का इटियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि नेफ्रोजेनिक के इटियोलॉजी में क्या हो जाएगा, एक हो सकता है एक आपका हो जाएगा रीनल इंजरी, क्या हो जाएगा आपका, रीनल इंजरी। दूसरा क्या हो जाएगा, ड्रग्स में कौन सा कॉज कर सकते हैं, मेनली लिथियम कॉज करता है। लिथियम क्या कॉज करता है मेनली। तो फर्स्ट इज आवर रीनल इंजरी हो सकता है, मान लीजिए किडनी में कोई दिक्कत है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहां भी इंजरी हो गई है, वो भी कॉज कर सकता है। ड्रग्स में लिथियम कॉज कर सकता है। सी इज आवर क्या था, साइकोजेनिक। क्या था, साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में क्या होगा कि हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होगा। क्या होगा, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ये हो गया हमारा साइकोजेनिक का। अभी तक हम लोग देख लिए, डेफिनेशन देखे हैं, उसके बाद से इटियोलॉजी देखे हैं एक एक करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट इज आवर साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और द साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में दो चीज होता है। एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडीएच डिक्रीज होता है। क्या होता है, इफ डिक्रीज एडीएच, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज एडीएच डिक्रीज होगा तो डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन
absorption of water from ductal cannulated tubule और cannulated tubule। ये दो चीज हो गया हमारा। अब इसके बाद से इसमें से दो चीजें देखेंगे, एक होगा ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड और द प्लाज्मा। नेक्स्ट इज आवर यूरिन। यूरिन से रिलेटेड कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं और ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ब्लड और प्लाज्मा में देखेंगे कि हम लोग फ्लूइड और वाटर अगर डिक्रीज होता है, इफ डिक्रीज्ड फ्लूइड एंड वाटर, तो क्या होगा, अगर फ्लूइड और वाटर कम होता है बॉडी में तो बॉडी में फ्लूइड और वाटर कम होगा तो प्लाज्मा की वैल्यू जो होती है, प्लाज्मा बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी जो होती है इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन 295। कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 295 मोल ऑस्मो पर लीटर, मोल ऑस्मो पर केजी। ये हो गया हमारा फ्लूइड जब हमारे बॉडी में कम होता है तब, और या फिर वाटर कम होता है तब। जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉली, क्यों ये ऑस्मोलारिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ड्यू टू पॉलीयूरिया, हमारे बॉडी से जो है ड्यू टू पॉलीयूरिया, क्योंकि हमारे बॉडी से पानी जो है वो बाहर ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है पॉलीयूरिया की वजह से। और ये अगर पॉलीयूरिया होता है तो प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब क्या साइन सिम्टम्स शो करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। एक हो जाएगा हमारा डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज आवर हाइपोटेंशन। क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। जब फ्लूइड कम होता है बॉडी में तो हाइपोटेंशन। जब बीपी कम होगा तो जब फ्लूइड कम होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और बीपी भी कम होगा। जब बीपी कम होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया। नेक्स्ट इज आवर टेकीकार्डिया। बीपी कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, टेकीकार्डिया होता है। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो एक यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया एक प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी बढ़ जाता है, उसके वजह से ये सब होता है। और क्या होता है, इसको एक मिनट के लिए यहाँ से गायब कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, अगर सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अगर सिवियरिटी बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ शॉक भी देखने को मिलेगा, साइन ऑफ शॉक। पेशेंट जो होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक जानते हैं, जब फ्लूइड अगर बॉडी में कम होता है तो पेशेंट जो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। और पेशेंट को क्या लगेगा, इरिटेबल में लगेगा, पेशेंट इरिटेट जैसे बिहेव करेगा, इरिटेबल, लेथार्जी होगा पेशेंट को, लेथार्जी, ये सारे साइन। और फटीग भी होगा, क्या होगा, फटीग। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स कब होते हैं, जब यूरिन की मात्रा जो मतलब वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाता है और बॉडी में ऑब्जॉर्प्शंस कम हो जाते हैं। तो जब ऑब्जॉर्प्शंस कम होते हैं तो ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा का वैल्यू और बढ़ जाता है, और ब्लड की वैल्यू बढ़ जाती है, मोर देन 295 हो जाता है। उसके बाद से जब उसके वजह से जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी से पानी जो होता है ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया, यूरिन ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है हमारे बॉडी से। तो अगर हमारे प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी बढ़ता है और पॉलीयूरिया होता है, पॉलीयूरिया के कारण तो बॉडी में और क्या क्या हो सकते हैं, फ्लूइड की डिफिशियंसी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा और हाइपोटेंशन होगा। जब फ्लूइड की कमी होती है तो हमेशा हाइपोटेंशन होता है, और जब भी हाइपोटेंशन होता है तो टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ता है। जब बीपी कम होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, और जब हाइपरटेंशन होता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होता है। उसके बाद से अगर सिवियरिटी मान लो कि डिहाइड्रेशन का सिवियरिटी ज्यादा बढ़ गया तो उसके वजह से
और हमारा साइन ऑफ शॉक हो सकते हैं, जिसे हम लोग हाइपोजेनिक शॉक भी कहते हैं। और पेशेंट इरिटेबल लगेगा और लेथार्जी होगा, पेशेंट को फटीग होगा। यहाँ तक रहा हमारा प्लाज्मा रिलेटेड टू साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यूरिन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूरिन। यूरिन में क्या होगा कि जब एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है यूरिन में, तो हमारा बॉडी में पॉलीयूरिया हो रहा है। क्या हो रहा था? पॉलीयूरिया हो रहा था। पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या कॉज करता है कि यूरिन ऑस्मोलारिटी को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज द यूरिन डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलारिटी। यूरिन ऑस्मोलारिटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। कितना कर देता है? लेस देन 1.005, उससे भी ज्यादा कम कर देता है। और उसके बाद से एक और चीज करता है, वो क्या है कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम, यूरिन यहाँ पे जो हो जाएगा 100 से भी कम कर देता है यूरिन ऑस्मोलारिटी। नेक्स्ट चीज हम आपका क्या हो जाएगा? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम कर देगा। स्पेसिफिक यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो कितना होगा? लेस देन 1.005। ये हो जाएगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। और मोर देन 3 लीटर पर केजी पर डे जो यूरिन एक्सक्रीट होगा, क्या होगा? यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये हमारे हो गए डायबिटीज इंसिपिडस का साइन एंड सिम्टम्स। और अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वी विल सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या देखते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। First we will see the urine specific gravity. Second is our check the plasma osmolarity. Plasma osmolarity. क्या देखेंगे? प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंफर्म टेस्ट क्या होता है? कंफर्मेटिव टेस्ट में इसे हाईलाइट करके लिख लेना आप लोग। वाटर डिफिब्रिलेशन टेस्ट होता है। वाटर डिफिब्रिलेशन टेस्ट। वाटर डिफिब्रिलेशन टेस्ट होता है। वाटर डिफिब्रिलेशन टेस्ट में क्या होता है? दो कंडीशन होता है कि हम लोग पेशेंट को वाटर डिप्रिवेशन फॉर 8 से वाटर डिप्रिवेशन के लिए हम लोग कीप द पेशेंट ऑन वाटर डिप्रिवेशन फॉर 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स के लिए रखते हैं। 8 to 10 आवर्स के लिए रखते हैं पेशेंट को। उसके बाद से क्या होता है कि चेक करते हैं एडीएस हार्मोन को। क्या करते हैं? चेक द एडीएस हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन चेक करते हैं। और मान लो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन चेक किए और फिर भी अगर इट्स रिमेन लो इवन आफ्टर, अगर फिर भी अगर ये चेक द एडीएस हार्मोन, अगर फिर भी इफ रिमेन लो आफ्टर डिफिब्रिलेशन टेस्ट, आफ्टर द टेस्ट के बाद भी अगर ये एडीएस लो आता है तो दो कंडीशंस बनते हैं। क्या हो सकता है? एक डायबिटीज इंसिपिडस को कॉज करेगा और इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? तो एक होगा कि आपका कंफर्म करेंगे और डेस्मोप्रेसिन देंगे, डायबिटीज इंसिपिडस होगी और कंफर्मेशन के लिए फिर से हम लोग डेस्मोप्रेसिन देंगे टू गिव डेस्मोप्रेसिन। क्या देंगे? हम लोग डेस्मोप्रेसिन देंगे और डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देने के बाद हम लोग फिर चेक करेंगे डेस्मोप्रेसिन एसीटेट।
क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं और चेक करते हैं हम लोग फिर से। तो एक और या फिर उसके जगह पे एक और चीज दे सकते हैं, डी अमाइनो बीडी और डी अमाइनो डी अमाइनो और डी अमाइनो बीडी बीडी आर्गिनिन आर्गिनिन दादव दादव इसका शॉर्ट फॉर्म है डी अमाइनो बीडी आर्गिनिन। क्या हो गया, डी अमाइनो बीडी आर्गिनिन वेसोप्रेसिन देंगे, वेसोप्रेसिन। ये हम इसके आगे नेक्स्ट इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें, क्यूरिटी स्पेसिफिक चेक करते हैं और चेक द प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी चेक करते हैं। प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट। वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट में पेशेंट को 6 to 8 आवर्स के लिए टेस्ट देकर वाटर डिप्रीविएशन करके रखते हैं। फिर चेक करते हैं एडीएस हार्मोन को, और एडीएस हार्मोन टेस्ट करने के बाद 8 to 10 आवर्स रखने के बावजूद भी अगर लो होता है, इसकी वैल्यू लो आती है, तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और उसमें हम लोग देते हैं पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन। और मान लो अगर पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन नहीं दे सकते, किसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उसमें हम लोग देंगे डी अमाइनो बीटा बीडी आर्गिनिन वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग डेस्मोप्रेसिन देंगे, उसके बाद से दो चीजें होगी। मान लो कि अगर सिम्टम्स रिलीफ हुआ, दो कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट इज इफ सिम्टम इज रिलीफ, इफ सिम्टम्स रिलीफ, अगर सिम्टम्स रिलीव होता है और एक सिम्टम इज नॉट रिलीवेबल, इफ सिम्टम्स इज नॉट रिलीव्ड। एक होता है कि सिम्टम्स रिलीव हो जाता है और दूसरा होता है सिम्टम्स नहीं रिलीव होता है। तो सिम्टम्स रिलीव होता है तो सिम्टम्स में कौन कौन सा, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। क्या होता है, पॉलीफेजिया। ये जो साइन है ना, ये डायबिटीज इंसिपिडस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 3P साइन ऑफ, तो किसका होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये हमारा तीनों सिम्टम्स मान लो कि ये सिम्टम्स डिक्रीज हो गए, ये तीनों में से कोई भी सिम्टम्स जो होते हैं वो कम हो गए, मतलब तीनों कम हो गए। तो ये क्या कॉज करता है, या फिर डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया और डिहाइड्रेशन। इसमें लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन, ये तीनों चीजें कम हो गए। तो क्या कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस होगा, तो ये होगा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होगा, ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर सिम्टम्स नहीं रिलीव होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका नेफ्रोजेनिक। क्या इंडिकेट करता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दो चीजें हम लोग देखे। अभी हम लोग देखे थे कि वाटर पेशेंट को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग सबसे पहले देखे कि पेशेंट का प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी चेक करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, उसके बाद से पेशेंट को वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट करते हैं, जो कि डायबिटीज इंसिपिडस का जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। और उसमें जो होता है पेशेंट को 8 to 10 आवर्स के लिए टेस्ट पे रखते हैं। उसके बाद से एडीएस हार्मोन का लेवल चेक करते हैं। एडीएस हार्मोन का लेवल अगर फिर भी लो आता है टेस्ट करने के बाद भी, पेशेंट को 8 to 10 आवर्स रखने के बाद भी, तो दो चीजें होते हैं। मान लो कि फिर से आता है तो वो डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएस का हार्मोन जो होता है वो लो आता है, तो वो डायबिटीज इंसिपिडस पॉजिटिव हो जाता है। अब डायबिटीज इंसिपिडस पॉजिटिव होता है तो हम लोग किस टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस है ये डायग्नोस्ट करने के लिए हम लोग एक मेडिकेशन देते हैं जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन, या फिर एक और पढ़े थे हम लोग डी अमाइनो बीडी आर्गिनिन वेसोप्रेसिन। ये दोनों में से कोई भी देते हैं। अगर पहला वाला कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सेकेंड वाला देते हैं। उसमें से दो कंडीशंस ये शो करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट में क्या होगा कि अगर पेशेंट का सिम्टम्स रिलीफ हो जाता है तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है।
और अगर पेशेंट का सिम्टम्स नहीं रिलीव होता है तो ये न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो यहाँ तक रहा हमारा डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, नेक्स्ट इज आवर मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में हम लोग दो चीजें देखते हैं। सबसे एक एक करके, जैसे हम लोग ईटियोलॉजी देखे थे अलग अलग डायबिटीज इंसिपिडस का, सेंट्रल का, साइकोजेनिक का और नेफ्रोजेनिक का, वैसे ही हम लोग मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो सेंट्रल का, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का दो मैनेजमेंट होता है। एक होता है हार्मोनल थेरेपी और एक होता है आपका फ्लूइड थेरेपी। क्या होता है, फर्स्ट इज आवर फ्लूइड थेरेपी, सेकेंड इज आवर हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। तो फ्लूइड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी में क्या देते हैं, हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं, हाइपोटोनिक सलाइन। और हाइपोटोनिक सलाइन क्या होता है, कितना होता है, हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं और हाइपोटोनिक सलाइन में क्या होता है, लेस देन 0.9% एनएस होता है। क्या होता है, एनएस, लेस देन 0.9% एनएस देते हैं। और नेक्स्ट इज आपका हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है, एडीएच एनालॉग देते हैं, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स एनालॉग देते हैं, एनालॉग। और एंटी डायरेटिक इसमें एनालॉग में कौन सा देते हैं, डेस्मोप्रेसिन। क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन। तो हम लोग मैनेजमेंट में देख रहे थे सेंट्रल डीआई का, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का। उसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक फ्लूइड थेरेपी और दूसरा होता है हार्मोनल थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी में क्या होता है, हाइपोटेनिक लाइन होता है, 0.9% एनएस। और एडीएच एनालॉग, और हार्मोनल थेरेपी में क्या देते हैं, एडीएच एनालॉग और उसमें देते हैं डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेफ्रोजेनिक का क्या होता है। और इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मल लाइन भी दे सकते हैं या फिर 5% डेक्सट्रोज भी देते हैं, डेक्सट्रोज। और इसमें एक नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी पेशेंट को जो होता है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट, हमेशा यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, स्ट्रिक्टली यू चेक यूरिन आउटपुट चेक। जब भी डेस्मोप्रेसिन देते हैं पेशेंट को तो यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, और क्या करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, ग्रेविटी चेक। वेट चेक करते हैं, पेशेंट का वेट चेक करते हैं। और पेशेंट को डाइट कैसे देते हैं, तो पेशेंट को जो होता है हाई कैलोरी डाइट देते हैं। क्या देते हैं, हाई कैलोरी डाइट। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पेशेंट को जब भी डेस्मोप्रेसिन देते हैं तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेफ्रोजेनिक का साइन एंड सिम्टम, नेफ्रोजेनिक का मैनेजमेंट क्या होता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड इज आवर नेफ्रोजेनिक, क्या हो गया, बी इज आवर मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक में क्या करते हैं हम लोग कि थायराइड डाययूरेटिक देते हैं। क्या देते हैं, थायराइड डाययूरेटिक्स। थायराइड डाययूरेटिक्स में क्या देते हैं, हाइपोक्लोरोथायराइड, एक हो गया हमें हाइपोक्लोरोथायराइड, दूसरा हो गया हमारा क्लोरोथायराइड। दूसरा क्या हो गया, क्लोरोथायराइड। ये दो चीजें हम लोग देते हैं। और एक क्या करते हैं कि लिमिट करते हैं। और ये क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें हाइपरनेट्रीमिया होता है, डिक्रीज हाइपरनेट्रीमिया, क्या करने के लिए देते हैं, डिक्रीज करते हैं, हाइपरनेट्रीमिया के लिए देते हैं। और एक और चीज देते हैं, लिमिट करते हैं। इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं कि
इसमें लिमिट करते हैं सोडियम का इनटेक का। क्या करते हैं? लिमिट द सोडियम इंटेक लेस देन 3 ग्राम पर डे लेंगे, लेस देन 3 ग्राम पर डे लेंगे, सोडियम का इंटेक करेंगे और एंडोमेटासिन देंगे, इंक्रीज करेगा। एक और क्या देते हैं? एंडोमेटासिन। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एडीएच, insensitivity क्या करता है? एडीएच की इंसेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए हम लोग देते हैं एंडोमेटासिन और हाई कैलोरी डाइट देंगे। क्या देंगे पेशेंट को? हाई कैलोरी डाइट। ये हो गया हमारा नेफ्रोजेनिक का मैनेजमेंट। पहले के नेफ्रोजेनिक में हम क्या ट्रीट करते हैं? थायराइड डायरेटिक देते हैं। किस लिए? क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करना है, उसमें देंगे हाइपोक्लोरोथायराइड और क्लोरोथायराइड दे सकते हैं। और इसमें लिमिट करते हैं सोडियम इंटेक लेस देन 3 ग्राम पर डे और एंडोमेटासिन देते हैं एडीएच इंसेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए और हाई कैलोरी डाइट देते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड इज आवर साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज आवर साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में क्या देते हैं? बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बिहेवियरल थेरेपी देते हैं पेशेंट को और डिक्रीज करते हैं थर्स्ट को। बार बार जो प्यास लगती है उसको, पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगा है, बार बार वो पानी पीते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज थर्स्ट के लिए क्या देते हैं हम लोग? क्लोप्रोमाइड देते हैं। क्लोप्रोमाइड क्या देते हैं हम लोग? क्लोप्रोमाइड देते हैं और कार्बामेज़ापिन देते हैं। क्या देते हैं? नेक्स्ट इज आपका कार्बामेज़ापिन। ये दो ड्रग्स हम लोग देते हैं पेशेंट को थर्स्ट डिक्रीज करेंगे। क्या देते हैं? क्लोप्रोमाइड और कार्बामेज़ापिन। ये हो गया हमारा साइकोजेनिक। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा? चेक करेंगे वेट को और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे और डाइट में हाई कैलोरी डाइट देंगे। हाई कैलोरी डाइट। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोग आज पढ़े थे, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसका प्रॉब्लम होता है? एडीएच का प्रॉब्लम होता है। एडीएच में क्या होता है? एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, जो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो उसमें हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करता है। उसके बाद से क्या देखे थे हम लोग कि डायबिटीज इंसिपिडस का टाइप्स कितना होता है? तो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है न्यूरोजेनिक, सेंट्रल और न्यूरोजेनिक, और दूसरा होता है आपका नेफ्रोजेनिक, थर्ड इज आवर साइकोजेनिक। तो हम लोग एक एक करके इटियोलॉजी देखे थे। तो न्यूरोजेनिक में हम लोग क्या देखे थे? न्यूरोजेनिक में हम लोग देखे थे पेशेंट का या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर हो जाता है, या फिर पेशेंट को इंजरी हो जाता है, हेड इंजरी हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हाइपोथैलेमिक इंजरी हो सकता है। इसके वजह से भी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे नेफ्रोजेनिक में 2 चीजें देखे थे। एक हमारा जो होता है रिनल का इंजरी हो जाता है, दूसरा हम लोग ड्रग्स देखे थे। ड्रग्स में क्या होता है? लिथियम होता है। लिथियम ड्रग्स क्या कर सकता है? रिनल को इंजर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे साइकोजेनिक में क्या होता है? बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं। उसकी वजह से हम लोग देखे थे साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग सेंट्रल का देखे थे कि क्या होता है कि एडीएच अगर डिक्रीज होता है, एडीएच अगर हार्मोन डिक्रीज होता है तो वो एडीएच की वजह से
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डक्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दोनों से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। जब दोनों से जब डिक्रीज हो जाते हैं दो चीजें बनती हैं, एक होता है कि प्लाज्मा में यूरिन में क्या होता है और प्लाज्मा और ब्लड में क्या होता है। तो प्लाज्मा और ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा और ब्लड की ऑस्मोलारिटी बढ़ जाती है ड्यू टू पॉलीयूरिया, क्योंकि यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। एडीएच जब डिक्रीज होता है तो यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो जब भी यूरिन का एक्सक्रीशन, जब प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि यूरिन का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है। तो जब बॉडी में हमारा फ्लूइड की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसके बाद से लेथार्जी होगा, फटीग होगा और पेशेंट जो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो वो शॉक में भी जा सकता है। उसकी वजह से हम लोग देखे थे कि यूरिन में क्या होता है, तो यूरिन में प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी मोर देन 295 से ज्यादा हो जाता है। और यूरिन में क्या होता है कि पॉलीयूरिया जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो यूरिन मतलब ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओलिगोयूरिया होता है और यूरिन ऑस्मोलारिटी जो होती है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है और यूरिन का ऑस्मोलारिटी जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ये हो गया हमारा सेंट्रल का सॉरी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग नेफ्रोजेनिक का देखे थे। तो नेफ्रोजेनिक का क्या होता है, नेफ्रोजेनिक में हम लोग देखे थे कि आपका जी ये हो गया हमारा ये डायबिटीज सॉरी साइन एंड सिम्टम्स सबका एक साथ ही देख लिए थे हम लोग, सेम चीज होगा और बिहेवियर में बिहेवियरल डिसऑर्डर होगा। उसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे थे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि पहले हम लोग यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, उसके बाद से हम लोग प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी चेक करते हैं और हम लोग क्या चेक करते हैं, तो और हम लोग वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। और वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट में पेशेंट को 8 to 10 आवर्स के लिए रखते हैं। अगर फिर भी पेशेंट का एडीएस जो होता है वो फिर भी अगर लो ही रहता है, एडीएस हार्मोन का सिक्रीशन, तो पेशेंट में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें ये जानने के लिए कि कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस है, हम लोग चेक करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देते हैं या फिर डी एमाइनो बीडी आर्गिनिन एक और मेडिकेशन होता है वो देते हैं। उसके वो देने के बावजूद भी अगर पेशेंट का मान लो कि अगर पेशेंट का सिम्टम जो होते हैं, जो सिम्टम साइन सिम्टम देखे हैं वो रिलीव हो जाते हैं, तो हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस डायग्नोस्ड होता है। अगर पेशेंट का सिम्टम्स नहीं रिलीव होते हैं तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस रिलीव होता है, मतलब डायग्नोस्ड होता है। उसके बाद से हम लोग देखे थे बिहेवियरल का। बिहेवियरल में क्या होता है कि थर्स्ट हो लगता है, पेशेंट को बार बार लगता है कि प्यास लगा हुआ है और उसके लिए हम लोग पेशेंट को बार बार लगता है कि प्यास लगा है, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं उसको। और उसके बाद से हम लोग मैनेजमेंट देखे थे। क्या देखे थे हम लोग, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग देखे थे सेंट्रल डीआई का क्या देखे थे हम लोग, सेंट्रल डीआई का देखे थे कि दो चीजें होती हैं। एक होता है कि सेंट्रल डीआई में हम लोग फ्लूइड थेरेपी देते हैं, हाइपोटोनिक लाइन देते हैं लेस देन 0.9% और फिर 5% डेक्सट्रोज देते हैं, वो भी हाइपोटोनिक लाइन है हमारा। और हार्मोनल थेरेपी में जो होता है वो डेस्मोप्रेसिन देते हैं। जब भी ये सब चीजें देते हैं तो पेशेंट को फटीग होता है, लेथार्जी होता है, जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देते हैं, यूरिन आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन चेक करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेफ्रोजेनिक का। नेफ्रोजेनिक में हम लोग क्या मैनेजमेंट में देखे हैं, तो नेफ्रोजेनिक का मैनेजमेंट में हम लोग देखे हैं कि थायराइड डायरेटिक्स देते हैं हाइपोनेट्रीमिया को डिक्रीज करने के लिए। और थायराइड डायरेटिक्स में कौन कौन सा, हाइपोक्लोरोथायराइड देते हैं और क्लोरोथायराइड देते हैं। दो चीजें देते हैं और पेशेंट का क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं और सोडियम का इंटेक लिमिट करते हैं, लेस देन 3 ग्राम पर डे से कम कर देते हैं। उसके बाद से जो होता है एंडोमेथासिन देते हैं, एनएसआईडी जो है वो एंडोमेथासिन देते हैं। और उसके बाद से हम लोग जो कि एडीएस का इंसेंसिटिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज और बिहेवियर साइकोजेनिक में क्या देते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी देते हैं और डिक्रीज हो जाता है थर्स्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या देते हैं, क्लोप्रोमाइड देते हैं और नेक्स्ट इज कार्बामेजापिन देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेट चेक करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक चेक करते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं पेशेंट को। दैट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरा करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।